हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 33 प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड। अब हम सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 23 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक सीरीज़ बनाई थी और उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग विबग्योर की सीरीज़ थी और आई इंडिगो कलर से हमने किया है टॉपिक ब्रिंगिंग द ऑफेंडर एनी हाउ। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हमने प्रोसीडिंग्स वगैरह स्टार्ट कर दी हैं। सेकंड में है ब्रिंगिंग द ऑफेंडर एनी हाउ, यानी कि केस वेस हो गया है, अब उस ऑफेंडर को लेके आओ। तो चैप्टर नंबर 5 हमने कर लिया है अरेस्ट। चैप्टर नंबर 3 है बेल एंड बॉन्ड से रिलेटेड, तो चैप्टर नंबर 3 अभी हम करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन नंबर 436 से लेकर के 450 आता है, ऑलमोस्ट 14 सेक्शंस आते हैं, प्लस इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके और भी सेक्शंस हैं। तो सेक्शन नंबर 436 में बताया गया है कि इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, बेल कौन से केसेस में ली जाएगी। अब बेल तब ली जाएगी, मान लो तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, ये तो ऑब्वियस सिचुएशन है कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, बट तुम्हें बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है। ठीक है, वारंट नहीं है और तुम्हें कोर्ट के सामने अपेयर किया गया है या फिर पुलिस स्टेशन पे अपेयर किया गया है, जिसके पास भी चार्ज है, तो वो बेल देंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, और वो तब दे सकते हैं बेल जैसे कि उन्हें सही लगे। और अगर कोई इंसान इंडिजेंट है, नीचे लिखा हुआ है लास्ट एक्सप्लेनेशन के ऊपर वाला पॉइंट कि इंडिजेंट है या फिर अनेबल है टू फर्निश बेल, तो उसको ऑन बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज़ डिस्चार्ज किया जाएगा। क्यों डिस्चार्ज किया जाएगा? क्योंकि बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इंडिजेंट पर्सन कैसे आप ध्यान दोगे। अब इंडिजेंट पर्सन वो होता है जो 1 हफ्ते तक कोर्ट में मतलब वहाँ पे बंद हो, तो उसे प्रिज्यूम किया जाता है इंडिजेंट पर्सन, क्योंकि कोई भी अपनी 1 हफ्ते तक की वो नहीं अंदर नहीं रह सकता जेल में, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, ऐसा प्रिज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, इसके प्रोविज़ो में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई इंसान फेल कर जाता है कंप्लाई करने से, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसको रिलीज़ करने से रिफ्यूज़ कर सकता है। कौन सी चीज़ों से कंप्लाई करने से? कुछ कंडीशंस से। वो कंडीशंस होती हैं बेल बॉन्ड की कंडीशंस। जब आप बेल साइन करोगे तो उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। सेक्शन नंबर 436 ये बात करता है मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन। आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रिजन में है, तो कब तक अंडर ट्रायल है और अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि उसने क्या ऑफेंस किया है, तो उसे कितने टाइम तक आप डिटेन कर सकते हो, उससे रिलेटेड है। जनरल क्या है, हाफ ऑफ द पीरियड से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते हो, और हाफ ऑफ द पीरियड अगर हो गया है और उसके बाद भी कंटिन्यूड डिटेंशन चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हेयर करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? जो चलाता है पूरे कोर्ट को, और वो बताएगा कि नहीं जज साहब, इन्हें रिहा करना बहुत घातक है सोसाइटी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर प्रोविज़ो ये है कि देखो कोई भी इंसान जो है उसको डिटेन नहीं किया जाएगा फॉर मोर देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जांपल उसके ऑफेंस की सज़ा 3 साल है, तो 3 साल के बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसने सज़ा जो है काट ली है। प्लस इसके बाद जो फर्दर जो पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, जो भी डिले हुआ है, वो होनी चाहिए कोर्ट की वजह से, ना कि उस ऑफेंडर की वजह से, उस एक्यूज की वजह से। सेक्शन नंबर 437 बात करता है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी जनरली उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, पर उसे कब नहीं छोड़ा जाएगा, जब ऐसा लगे कि अरे यार इसी ने किया होगा। ठीक है, ये गिल्टी हो सकता है। प्लस इसके बाद क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसको पहले भी ऑलरेडी कन्विक्ट कर लिया गया है। कब तक के लिए? या फिर डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के लिए, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा ओकेजन्स में उसको ये पकड़ा गया है और उसका ऑफेंस जो है वो 7 साल तक हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड क्या है, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके 3 प्रोविज़ोज हैं। पहला, वो 16 साल का है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, यानी कि कुछ दिक्कत है उसके साथ, है ना, और जेल में उसकी केयर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जस्ट एंड प्रॉपर रीज़न से उसको रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसको आइडेंटिफाई करना है विटनेस के द्वारा, उसके लिए उसे नहीं रखा जाएगा जेल में। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रिलीज ऑफ डेथ, लाइफ और 7+ ईयर्स वाले जो ऑफेंडर्स होते हैं बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस है। ठीक है, एंड अगर रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है तो कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स की वजह से क्या कर दिया जाएगा, इंक्वायरी बिठा सकते हैं इनटू गिल्ट, देयरफॉर बॉन्ड फॉर अपीयरेंस उससे करवा सकते हैं, फिर उसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए प्रोविजोज कि आप इस केसेस में उसे रिलीज़ कर दोगे अगर क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है उसको गिल्टी फाइंड करने का, या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस है कोई, या फिर 2 या 2 से बार से ज़्यादा उसे रिलीज पकड़ा गया। तो 3 हो गए नॉट रिलीज़ करने के, 3 हो गए रिलीज़ करने के। अब इसके बाद आ गया कंडीशंस फॉर बेल। ठीक है, इसमें है कि जो बेल की कंडीशंस क्या होंगी। व्हेन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद, अब देखो ये बहुत बड़ा है, बट अगर क्या है, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू कमिट, ऊपर वाले जो ऑफेंस दिए गए ना चैप्टर 6 और फिर इसके बाद 16 और फिर इसके बाद 17 में, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, उस इंसान को क्या करना है, अटेंड करना है,
जी क्या अटेंड करना है, जहाँ पे भी लिखा हुआ है कि तुमको ये अटेंड करना है। नेक्स्ट इसके बाद है तुम कोई भी सिमिलर ऑफेंस कमिट नहीं करोगे। और फिर इसके बाद क्या है, तुम क्या नहीं करोगे, कोई बाहर निकलने के बाद कोई भी इंड्यूसमेंट वगैरह नहीं करोगे, किसी विटनेस को धमकाओगे नहीं कि अरे तुम मेरे बारे में गवाही मत देना, ये सब। नेक्स्ट इसके बाद है, अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस में तुम किसी को रिलीज़ करते हो तो तुम्हें क्या करना है, रीजंस वगैरह देने हैं, ठीक है, कि आपने इसको रिलीज़ किया हुआ है, क्योंकि जनरली क्या है आप रिलीज़ नहीं करते हो। नेक्स्ट है, अगर तुमने रिलीज़ कर दिया गया है और तुम्हें ज़रूरत लगती है कि हाँ यार इसका होना बहुत ज़रूरी है, कोर्ट में प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो उसको फिर से अरेस्ट कर सकते हो, कस्टडी में ले सकते हो, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी राइट नहीं है। बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, इधर 437 में नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर कोई ट्रायल है, ट्रायल ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस कंक्लूडेड किया गया है 8 दिन के अंदर, यानी कि विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज ऑन बेल, उस इंसान को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, अगर पता चला है कि नॉट गिल्टी है तो एक्यूज को क्या है, जनरली रिलीज कर दिया जाएगा, अगर कस्टडी में है या फिर जहां पर भी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 437 है, बेल टू रिक्वायर एक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपिलेट कोर्ट। सिंपल सी बात है कि अगर क्या है, इफ़ सच एक्यूज फेल्स टू अपेयर, अगर फेल कर जाता है अपेयर करने से, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, 4 फीट हो जाएगा 446 में। और प्रोसीजर किस में लिया जाएगा, 446 के अंडर। सेक्शन 438 बात करता है एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, यानी कि कोर्ट से क्या चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन चाहिए कि तुम बेल ग्रांट कर दो अगर तुम्हें बाई चांस अरेस्ट होता है तो, यानी कि अगर अरेस्ट का एप्रीहेंशन है तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में तो यही बात की गई है, एप्रीहेंशन है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन को बोलोगे कि हमें रिलीज़ कर दिया जाए और उस इंसान को रिलीज कर दिया जाएगा। एंटिसिपेटरी बेल की पावर किसके पास हो गई, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास। नेक्स्ट इसके बाद एक कंडीशन है कि अगर इंसान को अवेलेबल होना है तो वो अवेलेबल होगा इंटरोगेशन वगैरह के लिए, इंड्यूसमेंट वगैरह कॉज नहीं करेगा, ये हमने कहाँ पढ़ा है 437 में, ठीक है। और इंडिया लीव नहीं करेगा, कोई और कंडीशन 437 की वो भी लगेंगी इसमें। नेक्स्ट इसके बाद है, अरेस्ट के बाद प्रिपेयर किया जाएगा उस इंसान को क्या, बेल देने के लिए, ठीक है, और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल में, ठीक है। और अगर वारंट आया है उसके नाम का तो वो वारंट भी बेलेबल वारंट ही होना चाहिए। अब बात होती है 439 में पावर्स के बारे में। स्पेशल पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास है, बेल से रिगार्डिंग। अब स्पेशल पावर क्या है कि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी इंसान को रिलीज़ कर सकता है, ठीक है, बेल पे। एंड इफ़ द ऑफेंसेस ऑफ द नेचर ऑफ 437 क्लॉज 3 क्या है, कंडीशंस वगैरह दी हुई है, तो वो उस कंडीशन को के तहत में रहते हुए कर सकते हैं। प्रोविज़ो की बात करता है कि देखो अगर वो कोई ऑफेंस है वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा, तो और वो क्या है, पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो नोटिस दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ताकि वो आएँ, देखें और फिर बताएं कि बेल देनी है या नहीं देनी है। अब बेल वगैरह की बात हो गई है, किसको देनी है, क्या देनी है, मिलेगी नहीं मिलेगी। अब 440 से स्टार्ट कर रहे हैं हम अमाउंट के बारे में। अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, जनरली क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है ना। एंड द बेल रिक्वायर्ड बाय पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस, जैसा भी हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बेल किसको मिलेगी, बात हो गई 436 से 39 में, 440 में बात और 439 में पावर्स की बात हो गई है, और 440 में बात हो गई है कि अमाउंट कितना होगा। अब पैसों की बात हो गई तो 441 यानी कि एक और जोड़ दो और श्योरिटीज़ को ले आओ, ठीक है। बॉन्ड ऑफ अक्यूज एंड श्योरिटीज़, उसको क्या किया जाएगा, अक्यूज़ किया जाएगा, सॉरी एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इसके बाद बेल में रिलीज़ कर दिया जाएगा अक्यूज को, ठीक है। और अक्यूज से बोला जाएगा कि तुम अटेंड करोगे जहाँ पे भी तुमको बुलाया जाए, ठीक है। और बॉन्ड में क्या क्या होगा, कंडीशन होंगी, बाकी तुम्हें चार्ज भी अपने आंसर करने होंगे, और फिर इसके बाद क्या होगा, कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट्स वगैरह, ठीक है, प्रूफ से रिलेटेड कि हाँ ठीक है तुम अपने चार्ज आंसर कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड प्रूफ्स में क्या लिया जाएगा, एफिडेविट। प्लेंट में भी क्या लिया जाता है, एफिडेविट ही ली जाती है। 441 में बात होती है डिक्लेरेशन बाय श्योरिटीज़। अब आपको जो श्योरिटी दे रहा है वो डिक्लेयर करेगा कि वो और कितने लोगों को श्योरिटी दे रहा है, बस 441 में इतनी ही बात की गई है। जो 1 एक और ऐड हुआ है वो और कितने लोगों के साथ एडेड है, 1A, ठीक है, 1 ऐड हुआ है, A एडेड। देखो 441 में श्योरिटी भी आ गई, उसमें लिखा ही हुआ था कि आप रिलीज कर दोगे बेल पे, तो इसमें 442 एक एक्सप्लिसिटली सेक्शन दिया हुआ है जो बताता है कि आपको डिस्चार्ज करो फ्रॉम कस्टडी, ठीक है। तो पर्सन जो होगा जनरली रिलीज हो जाएगा, और अगर वो जेल में है तो जेल अधिकारी, ठीक है, जेल का जो इंचार्ज है उसको दे दिया जाएगा कि आप इसको रिलीज करो। आपने रिलीज भी कर दिया, पर 443 में आप पैसे गिनने बैठे तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो इनसफिशिएंट है, ठीक है, बेल अमाउंट इनसफिशिएंट है। तो अगर इनसफिशिएंट है तो कोर्ट क्या करेगा, उसे फिर से जेल बुलाएगा, फिर से पूरा माथापच्ची वाला काम फिर से करवाएगा। उसके बाद बात होती है सेक्शन नंबर 444, ठीक है, 444 आपका नंबर आ गया है, तो आपको लगता है अब आपको हट जाना चाहिए इस जगह से, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा टाइप है ना।
तो इसमें क्या है, श्योरिटी डिस्चार्ज होना चाहती है तो वो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखेगी, फिर एप्लीकेशन हो गई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट पे बुलाएगा उस इंसान को, और बुलाने के बाद या तो वो खुद ही आ जाए तो भी सही है, उसको बोलेगा कि भैया अब तुम अपना बॉन्ड वॉन्ड फिर से भरो, ये तो हट गए हैं आपके पीछे जो आपकी दीवार बन के खड़े हुए थे, है ना। तो फिर इसके बाद उसे फिर से बॉन्ड भरना होगा, फिर से सफिशिएंट श्योरिटी देनी होगी, फेल हो जाएगा तो वापस वो जेल जाएगा। अब 445 में ये बोला गया है कि अब तुम दोगे क्या, पर्सन को क्या देना है, एग्जीक्यूट करना है बॉन्ड। तो एक्सेप्शन क्या है इस केस में, गुड बिहेवियर वाले बॉन्ड के एक्सेप्शन में रहते हुए क्या परमिट कर सकते हैं कि या तो तुम सम ऑफ मनी दो या फिर कोई गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट दो, है ना। यानी कि पैसे फिक्स हो गए हैं, कितने देने क्या देने, अब एंड में देना क्या है एग्जैक्टली उसकी बात हो रही है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 446, जो कि बात करता है फोर फीचर ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड, कि आपको क्या करना है, अपीयर होना है या फिर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है कोर्ट के सामने, और आपने ऐसा नहीं किया तो बॉन्ड क्या माना जाएगा, फोरफीटेड माना जाएगा। तो ए और बी पॉइंट देखो, ए में क्या लिखा हुआ है कि आप क्या दोगे, पेनाल्टी दोगे, ठीक है, या फिर शो कॉज करोगे कि आप पैसे क्यों नहीं दोगे, ये दो ऑप्शन है आपके पास। पर आपने ए और बी दोनों ही नहीं की तो पेनाल्टी कैसे आपसे रिकवर किया जाएगा, फाइन की तरह। और अगर फाइन भी आपने नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, आपको सिविल प्रिजन भेजा जाएगा 6 महीनों के लिए, है ना। और तब भी आपने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट बोलेगा चलो अच्छा तुम्हारा कुछ पोर्शन रेमिट कर देते हैं पेनाल्टी का, है ना। एंड नेक्स्ट इसके बाद एक है अलग से नोट की तरह कि अगर श्योरिटी जो है बॉन्ड का मर जाता है बॉन्ड फोरफीट होने से पहले, तो उसकी स्टेट वगैरह की जो लाइबिलिटी है वो हट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, 106, 117 और 360 से रिलेटेड कि अगर कन्विक्ट हुआ है, कंडीशन ब्रीच कर दी है तो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होगा उसके जजमेंट का, ठीक है, उसके कन्विक्शन के जजमेंट का, और इसके बाद उस सर्टिफिकेट से माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसी ने वो ऑफेंस किया है। तो 446 में बात होगी फोर फीचर की। 446 ए में अलग से ऐड किया गया था, बॉन्ड अगर कैंसिल हो गया तो, ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। तो क्या होगा, देयर आफ्टर नो सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ओनली ऑन हिज ओन बॉन्ड, खुद से तुम बॉन्ड नहीं कर सकते हो। और व्हेन नो सफिशिएंट कॉज, अब देखो फेलियर हो गया है तो उसका कोई सफिशिएंट कॉज भी नहीं शो किया गया है, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, बाउंड बाय द बॉन्ड टू कंप्लाई विद इट्स कंडीशन। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश पर्सनल बॉन्ड डालना पड़ेगा अगर बॉन्ड आपका कैंसिल हो जाता है तो। इसके बाद है 447 जो कि बात करता है एक बड़े प्रोसीजर की, जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है, डेथ हो जाती है श्योरिटी की, या फिर फोर फीचर हो जाता है बॉन्ड का, यानी कि कुछ सही नहीं बैठ पाया, बॉन्ड ऑन किया था पर वो फेक निकला, बेकार निकला, चीटिंग टाइप का निकला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रेश सिक्योरिटी आ जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द ओरिजिनल ऑर्डर, है ना। और अगर उसे फर्निश नहीं किया तो फिर इसके बाद क्या होगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा इन कंप्लाइंग विद सच ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है, उसका डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। 448 में बात होती है बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर, ठीक है, अगर बॉन्ड माइनर से रिक्वायर्ड है तो कौन उसे करेगा, श्योरिटी ही कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 449 में अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446, ठीक है। 446 क्या है, फोर फीचर से रिलेटेड है। अब उससे रिलेटेड अपील आप कहाँ करोगे, अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में किया गया है तो आप सेशंस जज के पास जाओगे, और अगर कोर्ट ऑफ सेशंस में है तो उसके आगे अपील हाई कोर्ट में लाई करेगी, पर इसमें लिखा हुआ है वहाँ से जहाँ अपील लाई करती है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 450, पावर टू डायरेक्ट लेवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्निजेंसेस। इसमें वो मजिस्ट्रेट को बोल देंगे कि हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन बोल देगा कि जहाँ पे भी वो अमाउंट लेवीड है मजिस्ट्रेट को, आप उसको उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को दे दो। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 33 कंप्लीट होता है, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड। ये हमने बीच में क्यों किया, इसका हमने रीज़न दे दिया, बस साथ ही हमने आपको ट्रिक्स भी करवा दी हैं डिटेल में। अगर आपको इसको करना है तो इसकी एक सीरीज़ है, जनरल सीरीज़ है, प्री सीरीज़ है, और ये जो है ये रैपिड रिवीजन सीरीज़ है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, बहुत कम टाइम में हमने इसे कवर कर दिया है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।